क्या आपने कभी सुना है कि कोई किसी का कत्ल कर देता है ताकि उसके शरीर से आत्मा को निकलते हुए देख सके? एस्ट्रल साइंस। केरल में हुए एक ऐसे मर्डर केस ने पूरे देश को हैरान कर दिया। हत्या की वजह भी ऐसी जिसे सुनकर किसी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं। क्राइम सीन के आज के एपिसोड में हम जानेंगे केरल के नंथनकोट के इस दिल दहला देने वाले केस के बारे में, जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आप अपने ही घर में अपनों के बीच भी सुरक्षित नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट। पांच अप्रैल 2017 दोपहर का वक्त। तिरुवनंतपुरम के नंथनकोट में बेस कंपाउंड है। यहाँ एक इलाका है क्लिफ हाउस। इसके पास एक शांत सा इलाका जहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, साधन संपन्न हैं और बड़े बड़े मकान हैं। साफ सुथरी गलियां हैं और ये एक ऐसा इलाका है जहाँ बड़ी घटनाएं होती नहीं हैं। और इसी इलाके में एक घर है, हाउस नंबर 117। एक 2 मंजिला मकान और उस घर में एक डॉक्टर, एक रिटायर्ड प्रोफेसर रहते थे। उनके साथ घर में एक बेटी, एक बुजुर्ग रिश्तेदार और एक बेटा रहता था। बेटा फर्स्ट फ्लोर पे बने कमरे में रहता था। उसके कमरे में एक मशीटी यानी एक छोटी कुल्हाड़ी जैसा हथियार रखा था। ये उसने इंटरनेट से मंगवाया था और वो भी किसी खास काम के लिए। और इसी हथियार के सामने रखे थे कुछ पुतले। ये पुतले कोई टेडी बियर नहीं थे, बल्कि इंसानों की डमी थे। और इन्हीं डमीज पर इस कमरे में रहने वाले इस युवक ने महीनों तक वार करने की रिहर्सल की थी। उसने इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियोस भी देखे थे कि कैसे किसी का गला काटा जाता है। और एक डायरी भी थी जिसने उसने अपने मन की सारी कुंठाएं और इरादे लिख दिए थे। एक वीडियो गेम खेलता था वो, जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस था। और उसने एक कुल्हाड़ी उसी वीडियो गेम को देखकर ऑनलाइन ऑर्डर करके खरीदी थी। अब वो दिन आ गया जिसके लिए वो ये सब तैयारी कर रहा था। जो लड़का ये सब कर रहा था उसका नाम था कैडल जेनसन राजा। 29 साल उसकी उम्र थी। कैडल अपने कमरे में था और उस दिन उसने पहले अपनी मां डॉक्टर जीन पद्मा को आवाज लगाई। 58 साल की डॉक्टर जीन पद्मा एक जानी मानी डॉक्टर थी और तिरुवनंतपुरम में उनका नाम काफी पॉपुलर था। मरीज उन पर बेहद भरोसा करते थे। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी मां जिसने जिंदगी भर घर और प्रोफेशन दोनों को संभाल के रखा था। कैडल ने उनसे कहा कि ऊपर आ जाओ, मैंने एक नया वीडियो गेम बनाया है, तुमको दिखाना है। मां डॉक्टर जीन पद्मा ऊपर चली गई। अब बेटे के बुलाने पर कोई भी मां चली ही जाएगी, लेकिन कैडल ने ऊपर पहुंचते ही अपनी मां पर कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया। 1-2 नहीं बल्कि 9 बार लगातार वार। और वो रुका नहीं। और फिर उसके बाद कैडल नीचे गया। नीचे वो अपने पिता प्रोफेसर राजा थंकम के पास गया। उसने उन्हें आवाज लगाई। 60 साल के प्रोफेसर राजा थंकम एक रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसर थे। पूरी जिंदगी पढ़ने और पढ़ाने में गुजारी थी। स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर। कैडल ने उन्हें भी वही कहा, पापा मैंने एक वीडियो गेम बनाया है और ऊपर चलकर आपको दिखाऊंगा, प्लीज चलिए। उसने थोड़ी जिद की और पिताजी मान गए। लेकिन जब वो ऊपर गए तो उन्होंने अपने पिता पर भी उसी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। प्रोफेसर राजा थंकम के सर पर 7 चोटें आई। अब उसका अगला निशाना थी उसकी बहन, 26 साल की कैरोलिन। अब वो अपनी बहन कैरोलिन को बुलाता है और कैरोलिन जैसे ही ऊपर आई उसने कैरोलिन पर भी हमला कर दिया। और उसने कैरोलिन पर तो 12 वार किए थे। घर के नीचे वाले फ्लोर पर उस वक्त ललिता जैन थी। उनकी उम्र 70 साल और प्रोफेसर राजा थंकम की साली यानी डॉक्टर जीन पद्मा की वो बहन लगती थी। ललिता पार्शियली ब्लाइंड थी, यानी उन्हें थोड़ा दिखता कम था और ऊपर क्या हो रहा है उन्हें कुछ अंदाजा ही नहीं था। वो नीचे अपनी दुनिया में थी, बेखबर। घर की नौकरानी उस रोज भी आई, लेकिन कैडल ने नौकरानी से कहा कि बाकी सब बाहर गए हैं और वो खाना बाहर से मंगवा लेगा, आज कोई जरूरत नहीं। और उसने कहा आप घर चले जाओ।
नौकरानी चली गई और अब जो घर में हुआ था उसकी भनक किसी को नहीं लगी। उस घर में अब ऊपर 3 लाशें पड़ी थीं और नीचे ललिता जैन को कुछ पता ही नहीं था। अगले 48 घंटे इसी तरह गुजरे। ललिता बुजुर्ग थीं और ठीक से देख नहीं सकती थी। चलने फिरने में भी उनको तकलीफ थी और कैडल उनके सामने बड़े आराम से आता जाता रहा। उसने खाना मंगवाया, खाना खाया और ये सब ऐसा हो रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे अब भी ललिता जैन को लेकर डर सता रहा था और आखिरकार 48 घंटे बाद कैडल ने ललिता जैन को भी मार दिया। उन पर उसने उसी हथियार से 22 बार वार किया। यह सब कुछ 5 और 6 अप्रैल 2017 के बीच हुआ। अब वो सारे सबूत मिटाने की कोशिश में लगा था। वो इंटरनेट पर सब देख चुका था। वो डीएनए नहीं बचने देना चाहता था। उंगलियों के निशान भी मिटाने की उसने पूरी कोशिश की ताकि जो भी फॉरेंसिक एविडेंस बन सकता था उसे पूरी तरीके से मिटा दे वो। अब सबसे बड़ी परेशानी थी इन लाशों को ठिकाने लगाना। वो सबसे पहले अपने कमरे में गया और रात में उसने 3 लाशों पर पेट्रोल डाला। प्रोफेसर राजा थंकम, डॉक्टर जीन पद्मा और कैरोलिन की लाशें थी और उन्हें घर के बाथरूम में जला दिया। लेकिन नीचे के कमरे में जो ललिता जैन की लाश थी उसने चादरों में लपेट कर एक कमरे में छोड़ दी। उन्हें बाथरूम में नहीं जलाया, लेकिन जो बाथरूम में आग लगाई थी वो काबू में नहीं रही। लपटें बड़ी होती चली गईं और फैलने लगी और इसी बीच कैडल का खुद का हाथ भी जल गया। उसका शरीर भी झुलस गया। उसे लगा अब चीजें उसके हाथ से निकल चुकी हैं तो वो चुपके से अपने घर से भाग गया। रात थी इसलिए आसपास कोई था ही नहीं। भागकर वो थम्पर नूर रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से ट्रेन पकड़कर वो सीधे चेन्नई चला गया। अब चेन्नई वहां से लगभग 800 किलोमीटर दूर था। अब घर पर वो 3 जली हुई लाशें और एक चादर में लिपटी हुई लाश छोड़ गया था, जिसकी वजह से घर में अब धीरे धीरे बदबू भरने लगी और ये बदबू कुछ दिनों में बेस कंपाउंड की गलियों तक पहुंच गई। पड़ोसियों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया। पहले लगा कि कोई जानवर मर गया होगा, पर जब बदबू कम नहीं हुई तो एक दिन किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। अब पुलिस आती है और दरवाजा खुलवाती है और अंदर जो वो देखते हैं उसके बाद पुलिस वाले भौंचक के रह जाते हैं। इधर चेन्नई में कैडल टीवी देख रहा था और टीवी पर उसके घर की खबर आनी शुरू हो गई। नंथनकोड में 4 लोग मारे गए, एक ही परिवार के 4 सदस्य। पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी और कैडल ने यह देखा और वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन अब वो वापस क्यों आया? शायद उसे पता था कि अब वो पकड़ा जाएगा, या फिर उसकी एस्ट्रल प्रोजेक्शन वाली सोच में कुछ और भी था, शायद कुछ और। लेकिन वो वापस आया और रेलवे पुलिस ने उसे 10 अप्रैल 2017 को थम्पर नूर रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया। उसके हाथ जले हुए थे और उसका शरीर भी झुलस गया था। अब पूछताछ शुरू होती है और वहां जो कैडल ने बताया वो सुनकर अनुभवी अधिकारी भी एक पल चौंक गए। उसने कहा कि यह सब उसने एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए किया था, एक ऐसी स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी जिसमें माना जाता है कि आत्मा शरीर से बाहर निकलकर दूसरी जगह जा सकती है। कैडल ने कहा कि वो अपने परिवार की मरती हुई आत्माओं को शरीर से बाहर निकलते हुए देखना चाहता था और ये उसका एक्सपेरिमेंट था। पुलिस उसकी थ्योरी पर यकीन नहीं कर पा रही थी और पुलिस 10 अप्रैल को कैडल को लेकर उसके घर पर सबूत जमा करने पहुंची तो उसका बिहेवियर पुलिस वालों के लिए बहुत अजीब था। वो मुस्कुरा रहा था और पड़ोसियों को देखकर हाथ हिला रहा था जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। और तो और बड़े इत्मीनान से उसने एक एक कत्ल को दोबारा दिखाया, जैसे कोई टूर गाइड हो। घर में फॉरेंसिक टीम ने जो देखा वो उस केस की असली कहानी थी। बाथरूम में 3 लाशें पूरी तरह जली हुई, राख और हड्डियां, और एक कमरे में चादरों में लिपटी हुई ललिता जैन की लाश जो बुरी तरह से सड़ चुकी थी। उस लाश में कीड़े पड़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ घर के एक हिस्से में मिले जुले हुए पुतले इंसानी शक्ल के, वो जलाए तो गए थे लेकिन पहचाने जा सकते थे। अब पुलिस की साइबर सेल ने कैडल का लैपटॉप और दूसरे गैजेट्स खंगाले, ब्राउजर हिस्ट्री खोली और जो सामने आया वो उस पूरे केस की असली नींव थी। गला काटने के तरीकों की इंटरनेट सर्चेस थी, उससे जुड़े हुए यूट्यूब वीडियोस,
और ऑनलाइन कुल्हाड़ी की खरीदारी का रिकॉर्ड भी था। और अब घर से कैडल के हाथ से लिखी हुई एक डायरी भी मिली। उसमें उसकी कुंठाएं थीं, उसका गुस्सा था और उसके इरादों की एक झलक थी। इसके अलावा घर से जिंक फॉस्फेट मिला था, यानी कैडल ने पहले अपने परिवार को जहर देने की भी कोशिश की थी। वो प्लान काम नहीं आया तो उसने कुल्हाड़ी वाला प्लान बनाया। इसके बाद ये केस कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट में कैडल की जिंदगी को लेकर कई सारी बातें खुली। पहली बात तो ये कि वो एक रसूखदार परिवार का बेटा था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, ऊपर से देखने पर हर सुविधा थी। लेकिन कैडल के मन में अंदर कुछ और था। वो ऑस्ट्रेलिया में मेडिसिन का कोर्स करने गया था, लेकिन उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। प्रोसिक्यूशन में कोर्ट ने कहा कि कैडल खुद हिस्ट्री पढ़ना चाहता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उसे मेडिसिन पढ़ने के लिए भेजा गया और ये सब उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ था। वहां उसका मन नहीं लगा और पढ़ाई में बार बार फेल हुआ। वो क्लासेस भी नहीं जाता था और वो 2009 में बिना किसी डिग्री के वापस लौट आया, वो भी खाली हाथ। ऑस्ट्रेलिया में उसके क्लासमेट ने कोर्ट में गवाही दी। उसने बताया कि कैडल वहां हमेशा अकेला रहता था। उसका वहां कोई दोस्त भी नहीं बना और वो खुद किसी से बात भी नहीं करता था। हमेशा अपने गैजेट्स में डूबा रहता, वायलेंट वीडियो गेम्स खेलता और क्लासेस में बहुत कम आता। कैडल पूरी तरीके से सोशली विथड्रॉन था, यानी दुनिया से कटा हुआ। ये एक ऐसा इंसान था जो ऑस्ट्रेलिया में भी अकेला था और जब 2009 में घर लौटा तो यहां भी अकेला हो गया। वही घर, वही लोग और अब फेलियर का भी बोझ। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में जो कैडल की साइकोलॉजिकल तस्वीर रखी थी वो ये थी कि घर लौटने के बाद उसने एक मन में आइडियोलॉजी बना ली थी। उसे लगता था कि उसे नेग्लेक्ट किया जा रहा है और जिस तरह वो पढ़ना चाहता था वो हुआ ही नहीं और ये सब उसके पिता की वजह से हुआ। जैसे वो दोस्त बनाना चाहता था वो भी नहीं हो पाया और ये सब कुछ उसके घर की वजह से हुआ। पिता प्रोफेसर राजा थंकम की लाइफस्टाइल से उसे बड़ी दिक्कत थी। डॉक्टर जीन पद्मा को जब उसने पिता की कुछ बातें बताई तो मां ने भी उसकी बात नहीं मानी। मां ने साथ नहीं दिया और यही नेग्लिजेंस, यही कड़वाहट 2009 से 2017 तक, यानी पूरे 8 साल तक उसके अंदर ही अंदर इकट्ठा होती रही, बढ़ती रही और कैडल इस पूरे वक्त में अपने घर पर था, असल दुनिया से कटा हुआ। और तब उसे मिलता है वायलेंट वीडियो गेम्स का सहारा, जहां वो इंटरनेट पर घंटों बिताता था, यूट्यूब पर वीडियोस देखता था और इस तरह वर्चुअल दुनिया में जो उसके अंदर उतर रहा था वो पूरी तरीके से उसके अंदर नफरत घोल रहा था। और फिर उसने एक दिन फैसला किया कि वो अपने घर में सबसे बदला लेना चाहता है, जिसके लिए सबसे पहले वो जिंक फॉस्फेट खरीदता है और अपने परिवार को जहर देने का प्लान बनाता है। ये प्लान फेल हो जाता है और तभी उसने ऑनलाइन कुल्हाड़ी मंगवाई जो उसने वीडियो गेम में देखी थी। वो वैसी ही कुल्हाड़ी मंगवाता है और अपने घर में पुतले भी बनाए, जिस पर उसने रिहर्सल किया, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखे और उसने ये सब एक डायरी में लिखा। और फिर 5 अप्रैल 2017 को उसने इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। 10 अप्रैल को गिरफ्तारी के बाद कैडल को पूजापुरा सेंट्रल जेल में रखा गया। जेल के अधिकारियों ने जो देखा वो उनके लिए बिल्कुल नया था। कैडल खुश था, मुस्कुराता था और उसके चेहरे पर कोई बोझ ही नहीं था, न डर न पछतावा। वो बात करता था, खाना खाता था, सोता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे देखकर नहीं लगता था कि वो इतने जघन्य अपराध के लिए जेल में है। उसने जेल के अधिकारियों को बताया कि उसकी मरी हुई माँ और उसके पिता उससे रोज मिलने आते हैं, बातें करते हैं और ये हर दिन होता है। उसने ये भी बताया कि वो 10 साल से ज्यादा एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस कर रहा है और आत्माओं से बात कर सकता है। जेल में एक बार उसने एक दूसरे कैदी पर भी हमला कर दिया था और उसे बाद में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत कारावास में शिफ्ट कर दिया गया। अब मनोचिकित्सकों को बुलाया गया और उसकी जांच हुई। 2017 में रिपोर्ट आई और पता चला कि कैडल स्किज़ोफ्रेनिया यानी गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है। कोर्ट ने माना कि वो इस हालत में मुकदमा झेलने के लायक ही नहीं है, जिसके बाद उसे साइकाइट्रिक फैसिलिटी में भेज दिया गया और मुकदमा रुक गया। कैडल पूजापुरा जेल और ओलंपारा मेंटल हॉस्पिटल के बीच रहा।
हर कुछ महीनों में उसके मेंटल हेल्थ की जांच होती रही। कभी डॉक्टर्स कहते कि अब ठीक है और ट्रायल शुरू किया जा सकता है, तो कभी कहते कि नहीं, अभी नहीं। कोर्ट की तारीखें आती रही, कुछ सुनवाई होती और फिर किसी न किसी वजह से रुक जाती। 2020 में कोविड आ जाता है और पूरा देश ठप हो जाता है। कोर्ट की कार्रवाई बंद हो गई और एक मुकदमा जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग एक ही घर में मारे गए थे, वो महामारी की धूल में पड़ा था। साल बीतते रहे, 2021, 2022, लेकिन 2023 में हालात बदले। ट्रायल फॉर्मली शुरू हुआ और कैडल को कोर्ट ने मुकदमा झेलने के लायक घोषित कर दिया। इस बार ये फाइनल था। 41 से ज्यादा गवाहों ने गवाही दी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, साइबर सेल के अधिकारी, पड़ोसी, नौकरानी, ऑस्ट्रेलिया वाले क्लासमेट्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स। 28 अप्रैल 2025 को फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पूरे हुए। उन पर 41 से ज्यादा गवाहों में से हर एक ने इस तस्वीर का एक टुकड़ा जोड़ा। कोर्ट ने माना कि यह टारगेटेड था और पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। प्रोसिक्यूशन का तर्क था कि एक इंसान जो पहले जिंक फॉस्फेट खरीदे और फिर ऑनलाइन कुल्हाड़ी मंगवाए, इंटरनेट पे हत्या करने के तरीके देखे, पुतलों पर रिहर्सल करे और एक एक करके सबको कमरे में बुलाए, और तो और 48 घंटे लाशों के साथ एक ही घर में रहे, नौकरानी से झूठ बोले और लाशें जला दे, और इसके बाद 800 किलोमीटर दूर भाग जाए, वो पागल नहीं हो सकता। वो पूरे होश में था और उसका हर कदम सोचा हुआ था। डिफेंस पूरे केस में स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी को ढाल बनाने की कोशिश करता रहा। उनका कहना था कि कैडल को पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने इस तर्क को नहीं माना और 12 मई 2025 को जज विष्णु के ने फैसला सुनाया। और 12 मई 2025 को तिरुवनंतपुरम की 6ठी अतिरिक्त सत्र न्यायालय में जब फैसला पढ़ा गया, तो कैडल जेनसन राजा को हर आरोप में दोषी पाया गया। हत्या, सबूत नष्ट करना, आगजनी और गैर कानूनी तरीके से कैद करना, हथियारों का इस्तेमाल, पेट्रोल का इस्तेमाल, इन सब में वो दोषी था। और 8 साल बाद 13 मई 2025 को सजा सुनाई गई, आजीवन कारावास और 15 लाख रुपए का जुर्माना। लेकिन वो आजीवन कारावास सीधे शुरू नहीं होगी, पहले 12 साल अलग से काटने होंगे। आगजनी के लिए 7 साल और सबूत नष्ट करने के लिए 5 साल। ये 12 साल पूरा होने के बाद आजीवन कारावास शुरू होगी। मतलब कुल मिलाकर कम से कम 25 से 30 साल जेल में। स्पेशल प्रोसिक्यूटर दिलीप सत्यम ने कहा कि यह फैसला बहुत जरूरी मिसाल है। डॉक्टर जीन पद्मा के भाई होसे सुंदरम को मुआवजे की रकम दी गई। और अब इस केस ने एक और चीज की तरफ ध्यान खींचा जिस पर ज्यादा बात नहीं होती, मेंटल इलनेस और लोनलीनेस। जब कैडल ने कोर्ट में स्किज़ोफ्रेनिया का दावा किया तो तब उसे सिस्टम ने सीरियसली लिया। यह होना भी चाहिए, लेकिन इस केस में प्रोसिक्यूशन ने जो साबित किया वो यह था कि मेंटल इलनेस और प्री मेडिटेशन साथ साथ नहीं चलते। जो आदमी इतना बड़ा क्राइम कर सकता है और फिर अपने बचाव में कई सारी चीजें कर सकता है, वो अपने हर एक्शन का मतलब जानता था। असल में जो मेंटली इल होते हैं वो सिर्फ क्राइम कर सकते हैं, सबूत नहीं मिटा सकते। इधर कैडल की जिंदगी में एक पैटर्न था, ऑस्ट्रेलिया में भी अकेला, तिरुवनंतपुरम में भी अकेला और असली दुनिया से कटा हुआ और वर्चुअल दुनिया में डूबा हुआ। वायलेंट वीडियो गेम्स, यूट्यूब और इंटरनेट पर घंटों वक्त बिताना। यह कहना गलत होगा कि वीडियो गेम्स ने सब करवाया। लाखों लोग वायलेंट वीडियो गेम्स खेलते हैं और किसी को नहीं मारते, लेकिन एक ऐसा इंसान जो पहले से नफरत से भरा हो, जो असल दुनिया से पूरी तरह कटा हो, जो अपनी हर तकलीफ के लिए किसी एक को जिम्मेदार मान बैठा हो, उस इंसान के लिए वो वर्चुअल दुनिया एक अलग तरह का असर करती है। और ये केस उस बात की एक बेहद भयावह मिसाल है। इस पूरे मामले में कैडल को कभी खुद में कोई गिल्ट नहीं दिखा। क्राइम सीन पर भी मुस्कुराता रहा, जेल में खुश रहा और वो जिस दुनिया में रहता था उसमें शायद उसने कभी ये माना ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया। शायद क्राइम की खासियत भी यही है कि ये गलत सिर्फ उनको लगता है जिनके साथ ये हुआ हो या जिसने ये ना किया हो, क्योंकि जो ये करता है वो अपने क्राइम को जस्टिफाई कर सकता है
और शायद सही भी ठहरा सकता है। इसीलिए हमारी क्राइम सीन सीरीज का मकसद भी यही है कि हम आपको क्राइम से जुड़ी उन स्टोरीज के बारे में बताएं जो पॉपुलर भले ही ना हो, लेकिन क्राइम बेहद सीरियस हो। आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए स्टोरी लिखी है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। कैमरे के पीछे हैं फरहान और अहमद। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट।